नए दिन और नई शुरुआत दोस्तों। हम चैप्टर 6 के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं जिसका नाम है कुछ तो नया नया। नहीं क्या नया, जल्दी 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 आइडियाज। न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। चलिए इसकी शुरू करते हैं। शेरू से एक्सपेक्टेशन भी थोड़ा कम करते हैं। और सबसे पहला जो हमने पहले भाग में देखा था उसमें हमने बुद्धिज्म पे फोकस किया था और बुद्ध के ऊपर, स्पेसिफिकली बुद्ध के ऊपर फोकस किया था। हमने देखा था कि उनकी प्रीचिंग्स, उनकी हिस्ट्री को देखा था। अब हम थोड़ा आएंगे उनके साथ साथ में और भी कई सारे थिंकर्स थे। जैसे कि सिर्फ बुद्ध ऐसा थिंकर नहीं थे, हमने बताया कि रास्ते में वो कई सारे थिंकर से मिले भी थे। तो ऐसे कई लोग जो सोच रहे होंगे उसी लाइंस पे कि जिंदगी का मतलब क्या है, जिंदगी के बाद क्या होती है, यानी लाइफ आफ्टर डेथ भी होता है, या व्हाट आफ्टर डेथ, मतलब मृत्यु के बाद कौन सी चीज होती है। एक और चीज जो बुद्ध थे वो काफी सिंपल लैंग्वेज में बताते थे। उस वक्त के लोग कौन सी भाषा में बात करते थे? प्राकृत। मोस्ट ऑफ द जो बुद्ध के टीचिंग्स और प्रीचिंग्स है वो प्राकृत में लिखे गए हैं। तो अब जो दूसरे साइड पे हम आते हैं, जो उपनिषद की बात करते हैं। उपनिषद का मतलब अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, मतलब वो ऐसा होता है कि जो टेल्स यू अबाउट लाइफ, जिंदगी को कैसे जीना उसके बारे में। तो जो उपनिषदों में भी कई बार ऐसे लोगों को आया था कि जिंदगी के बाद होता क्या है। तो इसमें एक कंसेप्ट आया है कि आत्मा, आत्मा का मतलब ये ऐसी चीज है जो मृत्यु के बाद भी कहीं जाती नहीं है। वह हर एक इंसान में जो आत्मा होती है वो एक परमानेंट होता है। और एक तो आत्मा भूत नहीं होती है? नहीं नहीं, आत्मा एक ऐसी एनर्जी है जो हर एक इंसान में होती है। और एक जैसे हमारे एक इंडिविजुअल आत्मा होता है वैसे यूनिवर्स का एक आत्मा होता है जिसको कहते हैं ब्रह्म। और जब भी आदमी की मृत्यु होती है उसका आत्मा ब्रह्म से मिल जाता है और मिलके एक हो जाता है। ऐसे कई सारे कंसेप्ट्स पे उपनिषदों ने फोकस किया था। और ये जो नॉर्मली जो पॉइंट्स थे, और या फिर इसको कह सकते प्रीचिंग्स, ये लेटर वैदिक टेक्स्ट में था। हमने देखा था जो ब्राह्मिक और जो पोस्ट वैदिक, जो प्री वैदिक टेक्स्ट और लेटर वैदिक टेक्स्ट, दोनों में फर्क था। तो उपनिषद वैसे तो कहा गया है कि लेटर वैदिक टेक्स्ट एक ही टाइम पे लिखा गया था, करीब करीब 2500 साल पहले। बट ऐसा माना जाता है कि वो बहुत पहले से लिखा जाता था, उस पर काम हो रहा था कंटिन्यूसली ओवर द टाइम, जहाँ पे एक पॉइंट के बाद उस पर काम करना बंद हो गया था। बट उपनिषद एक तरीके से वो फिक्स हो गए थे। हमने आस्तिक और नास्तिक के बारे में देखा कि जो नॉर्मली वो लोग जो उपनिषद और दर्शन को फॉलो करते हैं वो हो गए आस्तिक, और बाकी जो बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सारे जो रिलीजन्स थे इसको कहते थे नास्तिक। तो अब इसके बाद एक और चीज समझेंगे, जो आत्मा और ब्रह्मा की जो थियरीज हैं उपनिषदों में लिखी गई है, वैसे ही कई सारे टेक्स्ट और भी आए थे। आपके पेज नंबर 59 पे और भी कई सारे 6 टेक्स्ट की बात की गई है। इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। जो एक दर्शन करके वर्ड होता है जिसमें फिलॉसफी बोला गया है, 6 इंडियन फिलॉसफी, जिसको हिंदी में और या फिर हमारे जो वैदिक टेक्स्ट में लिखा हुआ था उसको दर्शन बोला गया था। 6 दर्शन, सद्दर्शन, SAD दर्शन। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई सी भी चीज को और डीप में जाके समझना और उसको अंदर से चीज़ों को समझना। तो ये दर्शन 6 भागों में थे जिस पे पूरी इंडियन फिलॉसफी बेस्ड है। सबसे पहला जो है वैशेषिका, जो कि महर्षि कनाद ने लिखा था। ये महर्षि मतलब सेजेस, जो बड़े बड़े सेजेस होते हैं, उन्होंने लिखा था। वैसे जो फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर करके एक आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन बोल सकते हैं, ये इन्होंने इटालियन ओरिजिन के थे और जर्मन बॉर्न थे, ब्रिटिश ओरिजिन। ये इन्होंने बताया था कि नॉर्मली जो ये फिलॉसफी लिखे जाते थे वो ऐसा नहीं होता था कि एक ही बार में लिखे जाते, बट ओवर द टाइम इस पे कई सारे थिंकर्स अपना कंट्रीब्यूशन देते थे, फिर एक मैच्योरिटी पे जा चुका था। बट इसकी शुरुआत, जो कोर स्टार्टिंग है, जैसे वैशेषिका का महर्षि कनाद ने दिया था। इसमें वैशेषिका में क्या होता है, पूरी फिलॉसफी इस पे है कि लाइफ जो है, और इसमें हर चीज़ जैसे फायर, एयर, सॉइल, जो हर चीज़ है, आदमी, ये सब एक परमाणु से बना, एटम, जो एटम की थियरी आई थी। और हर परमाणु अपने अपने तरीके से, जिस तरीके से वो एडजस्ट हुआ है उस हिसाब से वो
नेचर में प्रेजेंट है। तो जो पानी का परमाणु एक उस हिसाब से एडजस्ट हुआ है सो दैट वो पानी बन गया। सिमिलरली वो पूरी फिलॉसफी परमाणु पे थी। जो दूसरी आती है वो न्याय। न्याय मतलब लॉजिकल थिंकिंग, जो कि प्रत्यक्ष समक्ष उन सारी विचारधाराओं पे जो बनी थी वो न्याय थी, जिसका लिखा था गौतम ऋषि ने, इसके ऊपर फोकस किया था। फिर जो तीसरा होता है सांख्य, ये कपिल ऋषि ने लिखा था। बेसिकली इसमें ये था कि जो पौरुष है यानी कॉन्शियसनेस आदमी का, चेतना शरीर और प्रकृति की देन, इन दोनों को मिलके किसी भी चीज़ की संरचना होती है। कोई भी चीज़ जब आती है तो पौरुष और नेचर। पौरुष का मतलब ये नहीं कि इसमें पुरुष नहीं है, इससे उससे कंफ्यूज मत होइए, ये चेतना होती है। चेतना और जब नेचर का कंट्रीब्यूशन, इससे एक मनुष्य बना है। ऐसे कोई भी थिंकिंग पर्सन उसी से प्रेजेंट होता है। इसमें यह भी बताया गया है कि कई टाइप की आदमी चेतना हो सकती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक मतलब एक हाई थिंकिंग और एक बहुत क्लीन लाइफ जीना, वैदिक रिलीजन को वेरी डीपली फॉलो करना। फिर राजसिक हो गया कि जो ऑर्डिनरी लोग होते थे, जो नॉर्मल सुख दुख में विलुप्त होते थे, अपनी चीज़ों में उलझे होते थे। और तामसिक हो गया जो डार्क लोग थे, जो बेसिकली अटैक करते थे, चुराते थे, जो बहुत जिनके अंदर डार्क फीलिंग्स थी। तो ये 3 विभागों में भी बांटा गया सांख्य में। फिर आती है योग। योग को शुरू किया पतंजलि ने। आज भी कई सारे ब्रांड्स है पतंजलि के नाम से, बट वैसे वो योग की शुरुआत पतंजलि से हुई थी। वो एक तरीके से उसको भी जिंदगी जीना की तरह माना गया। योग कभी भी एक एक्सरसाइज नहीं था, कभी भी एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मेडिटेशन नहीं था, बट वो वे ऑफ लाइफ था, काफ़ी प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ था, जिसमें योग को बताया गया है। और फिर जो पांचवी है वो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। जो पूर्व मीमांसा है उसको लिखा था जामिनी ने, और महर्षि जामिनी। और दूसरा जो उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत भी बोलते हैं, वो व्यास ऋषि ने लिखा था। सो ये मीमांसा का मतलब ये होता है कि उसको और अच्छे से समझना। किसी भी बेसिकली ये जो थियरी थी, ये कि जो रिलीजियस टेक्स्ट है उसको और डिटेल में जाके समझना, ये होती है मीमांसा थियरी। तो ये जो दर्शन है, 6 दर्शन, फिलोसफी ऑफ इंडियन फिलोसफी ऑफ रिलीजन, ये शुरू हुई थी करीब करीब उसी टाइम पे जब बुद्ध ने भी शुरू किया था इस पे सोचना, पर थोड़ी सी माना जाता है कि थोड़ा पहले से शुरू हुआ है। और ये एक प्रोसेस था, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस था जिसमें ये इस पे कंट्रीब्यूशन दिया गया था। समझे शेरू? तो अब एक सवाल पूछे शेरू से। अच्छा, अब एक बात बताइए, किस भाषा में लिखी गई थी ये सारे जो दर्शन थे, दर्शन या फिर उपनिषद, किस भाषा में लिखी गई थी और ये कैसे अलग थे बुद्धिस्ट की? तो शायद प्राकृतिक में होगी और उपनिषद संस्कृत में लिखी होगी। जी हाँ, लेकिन जब बुद्धिज्म शुरू हुआ था उस टाइम पे ये नॉर्मली प्रीचिंग्स जो थी वो ओरल थी, और ये जो उपनिषद की प्रीचिंग्स जो थी वो रिटन में हो चुकी थी, काफ़ी मैच्योर हो चुका था उस टाइम पे। तो ऐसा मान सकते कि बुद्धिज्म उस टाइम पे इन्फेंसी में था, यानी पैदा हुआ था जस्ट, और जहाँ तक ये वाला पार्ट है वो थोड़ा मैच्योर्ड हो चुका था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उस वक्त और भी कौन कौन से थिंकर्स होंगे जो वैदिक टाइम पे होते होंगे, जो उपनिषद में कंट्रीब्यूट किए होंगे? वैसे नॉर्मली ये लोग ब्राह्मण लोग होते थे, जो ऋषि मुनियों ब्राह्मण लोग होते थे। इसमें कई बार राजाओं ने भी कंट्रीब्यूशन दिया है। इसमें कई बार जो फार्मर्स, हर्डर्स, काफ़ी कम लेकिन हल्का सा, इनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है। और नॉर्मली औरतों को उतना ज़्यादा मौका नहीं मिलता था, लेकिन गार्गी नामक एक विचारधारा जिनका औरत थी, जिनका बहुत ऊंची विचारधारा पे ब्रह्म के ऊपर ज़्यादा सोचती थी। जैसे हमने बताया कि ब्रह्म और आत्मा एक थियरी थी, तो ब्रह्म थियरी पे नॉर्मली ये गार्गी यहाँ पे जाके सोचती थी। काफ़ी थिंकर थी, और इन्होंने ऋग्वेद में भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है, उपनिषदों में भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है। और उसके बाद से एक और नाम जाना जाता है, जैसे हमने देखा कि शूद्रों को बहुत दूर रखा जाता था। जो स्लेव्स थे, इनको वेदों के पास में और ना ही प्रीचिंग दी जाती थी, ना ही इसमें वो भागीदार होते थे। लेकिन सत्यकामा जबाला, ये जिनकी माता थी, स्लेव वुमेन थी जबाली,
उनके नाम की वजह से ज्वाला नाम पड़ा। इन्होंने गौतम ऋषि के अंडर में जाके ट्रेनिंग लिया, इनको गौतम ऋषि ने सिखाया, पढ़ाया बढ़ाया, और इन्होंने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है हमारे उपनिषदों को, तो उपनिषदों को, वेदों को और दर्शनों को भी। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वर्ण हमेशा लिमिट करें हैं, लेकिन जहाँ पे आदमी की चाह होती है तो कई बार वर्ण की परिभाषा को तोड़ के भी आदमी ने कंट्रीब्यूट किया है। और सिर्फ ये वेदों के साइड से भी नहीं होता था, कई बार जो कई सारे स्कॉलर्स होते थे, क्योंकि वेद का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था कि हम लोगों को समझ में आए, हम लोग उसको सीख पाए। तो उस वक्त की जो लैंग्वेज थी, उस लैंग्वेज को ग्रामर बना पाना, एक पैटर्न दे पाना, वो एक स्कॉलर थे, पाणिनि नाम के स्कॉलर थे, उन्होंने किया है। ये क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट है? क्योंकि जब वेद अगर लिखे जाएंगे, आप थॉट प्रोसेस अगर लिख दोगे, तो अगर वो क्या सिक्वेंशियल फॉर्म में नहीं है, 2 + 2 = 4, चाहे हिंदी में करे चाहे इंग्लिश में करे, वो 2 + 2 = 4 ही होगा। तो वैसे ही एक कई सारे फॉर्मूला बेस्ड जिन्होंने ग्रामर बनाई, जिससे इस वर्ण को उस वर्ण से वॉवेल्स, कॉन्स्टेंट्स, ये सारे ग्रामेटिकल जो चीज़ें इन्होंने जोड़ जोड़ के जो चीज़ें करी, उससे वजह से हम आज वो रिलीजियस टेक्स्ट को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं और पढ़ पाते हैं। इससे पहले हम ख़त्म करें, हम एक कहानी के बारे में जानेंगे जो कि वेदों में लिखी गई है। ये डायलॉग है चांडोग्य उपनिषद से, जिसमें शौनाक्य और अभिप्रतरिन, ये 2 सेजेस थे, ऋषि थे। अभिप्रतरिन, उन्होंने वो एक बार बैठे थे और एक भिखारी आया उनके पास, उन्होंने उनसे खाना मांगा, तो वी कैनॉट स्पेयर एनीथिंग फॉर यू। शौनाक ऋषि ने बोला कि हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा सकते। तो जो भिखारी था उन्होंने पूछा, बुद्ध जीवियों, आप किसकी पूजा करते हैं? तो फिर उसके बाद से अभिप्रतरिन जो दूसरे मुनि थे, वो बोलते हैं कि द यूनिवर्सल सोल, यानी हम ब्रह्म की पूजा करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये पता होगा कि जो ब्रह्म है वो पूरे विश्व में फैले हुए हैं। तो जो दोनों सेजेस थे, जो दोनों ऋषि थे, उन्होंने बोला हाँ हाँ हमें पता है, ये ब्रह्म जो है पूरी दुनिया में फैले होते हैं, सबके पास होता है। तो अगर इफ द यूनिवर्सल सोल फिल्स द होल वर्ल्ड, इट फिल्स मी टू, मीन्स अगर ये सबको, पूरा जो ब्रह्म है सबको समाया हुआ है, तो मेरे अंदर भी तो ब्रह्म होगा। तो फिर उसके बाद, यू स्पीक द ट्रूथ ओ यंग ब्राह्मण, देन ओ सजेस्ट बाय नॉट गिविंग मी फूड यू आर एक्चुअली डिनाइंग फूड टू द यूनिवर्सल सोल। यानी आप मुझे खाना ना देके आप ब्रह्म को खाना नहीं दे रहे, क्योंकि मैं भी एक ब्रह्म का हिस्सा हूँ। आत्मा ब्रह्म में विलीन होके एक हो जाती है। तो तब उन्होंने इस तरीके से, ऐसे डायलॉग से ये समझाया था। कहीं ना कहीं इससे हमें क्या सीखने को मिला? इक्वालिटी, मतलब वही आदमी के अंदर खून वही है। वर्ण जो भी है, वर्ण के वजह से लोग काफ़ी चीज़ें अलग अलग हो गई थी, लेकिन वर्ण के आगे जाके भी इक्वालिटी थी। हम इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। इसके बाद हम बात करेंगे जैनिज्म के बारे में। जैनिज्म कहाँ से शुरू हुई, फिर उसके बाद से हम बात करेंगे कि कैसे ये दोनों धर्म, जैनिज्म और बुद्धिज़्म, आगे बढ़े, कहाँ कहाँ पे इनके लोग, कौन कौन से लोग फॉलो किए, कैसे कैसे किस किन जगहों पे ये बातें आगे बढ़ रही थी। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय। बाय दोस्तों।